भित्ति चित्र के अंदर राजा मोल्थेराक से बातचीत लियो के दृष्टिकोण से। खांसी, तो बताओ बच्चे, जरा गंभीरता से, तुम्हारे पास माना हृदय कैसे है? मैंने अपने जीवन में कभी किसी इंसान को ऐसा हृदय लिए नहीं देखा, और मैं बहुत लंबा जी चुका हूं। मोल्थेराक ने लियो और उसके अतिशयोक्तिपूर्ण रवैये को सहने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। मैं जेनेटिक अवेकनिंग का अपना 5वां और आखिरी इंजेक्शन ले रहा था, तभी अचानक मेरे शरीर के अंदर यह अंग बन गया। मैं सचमुच उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे इसके बारे में और बताएंगे, और शायद ये भी समझाएंगे कि मैं इस पेंटिंग में कैसे समा गया। लियो ने अपने अहंकार को थोड़ा कम करते हुए और सामान्य तरीके से बोलते हुए जवाब दिया। रुको, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले अपने संदेह पूछ लूंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी, ताकि यह एक दूसरे से सवाल जवाब की प्रतियोगिता न बन जाए। मोल्थेराक ने प्रस्ताव रखा, और लियो के सहमति में सिर हिलाने तक रुका, फिर आगे बढ़ा। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह बस बन गया? क्या तुम इसके साथ पैदा नहीं हुए थे? और जेनेटिक अवेकनिंग शॉट आखिर क्या होता है? पूर्व ड्रैगन राजा ने पूछा, जबकि लियो ने गहरी सांस ली और मोल्थेराक को उन सभी चीजों के बारे में समझाना शुरू कर दिया जिनके बारे में मोल्थेराक को कोई संदर्भ नहीं पता था। उसने उसे विस्तार से बताया कि आधुनिक दुनिया में मनुष्यों ने एक ऐसा सीरम विकसित किया है जो किसी के वंश में सुप्त क्षमता को जागृत कर सकता है, और कैसे रोडोवा में उसके 5वें और अंतिम जागरण प्रयास के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ, जब उसके शरीर के अंदर अनायास ही उसका माना हृदय बन गया। यह अवधारणा बेशक मोल्थेराक के लिए पूरी तरह से अपरिचित थी, जो जन्म के बाद किसी की वंशानुगत क्षमता को बदलने के विचार पर अविश्वास से पलकें झपका रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मोहित लग रहा था। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। मेरे जाने के बाद से आधुनिक दुनिया ने काफी प्रगति की है। हाँ, मैंने आखिरी बार जब इंसानों को देखा था, तब वे अपने पशु स्वामियों की पूजा करते थे और उन्हें भोजन और बलि चढ़ाते थे। तुम लोग तब से बहुत बदल गए हो, मोल्थेराक ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो वो इस अभूतपूर्व उपलब्धि से सचमुच प्रभावित हो। तुम्हारी आत्मा साधना का क्या? जब तुम्हें अपने मन हृदय का उपयोग करना ही नहीं आता, तो तुम अपनी आत्मा की साधना कैसे करोगे? पूर्व ड्रैगन राजा ने पूछा, और लियो ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह आत्मा साधना क्या होती है? उसने पलटकर पूछा, क्योंकि अब ड्रैगन उलझन में था। तुम स्पष्ट रूप से एक स्वर्णिम कोर योद्धा हो, एक नवोदित आत्मा बनने की राह पर हो। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें आत्मा साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मोल्थेराक ने अविश्वास और चिंता के मिले जुले भाव से पूछा, जिस पर लियो ने थोड़ा आंखें सिकोड़कर जवाब दिया। आपका मतलब ग्रैंडमास्टर से है? उसने उलझन भरे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मोल्थेराक अचानक चुप हो गया था। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अजगर ने अपनी विशाल लाल आंखें झपकाईं और अप्रत्याशित जिज्ञासा के साथ आगे झुका। मुझे फिर से बताओ, एक योद्धा के रूप में आपका स्तर कैसे निर्धारित होता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब उसकी आवाज किसी शिक्षक की नहीं, बल्कि सीखने में रुचि रखने वाले एक विद्यार्थी की थी। लियो ने गहरी सांस ली, मानसिक रूप से खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि यह सब कितना हास्यास्पद लगने लगा है, और प्राचीन ड्रैगन को आधुनिक दुनिया की स्तरीय प्रणाली के बारे में समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने शौकिया स्तर से शुरुआत की, फिर मास्टर और ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंचे, इससे पहले कि वे ट्रांसेंडेंट, मोनार्क, डेमी गॉड और अंत में गॉड जैसे दुर्लभ स्तरों के बारे में बताएं। मोल्थेराक चुपचाप सुनता रहा, उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि वो धैर्यपूर्वक हर शब्द को ग्रहण कर रहा था। खेतों में अलग अलग स्तर बनाने की आधुनिक प्रथा मोल्थेराक और उनके युग में रहने वाले लोगों द्वारा की जाने वाली खेती की प्रथा से पूरी तरह अलग थी, फिर भी उन्हें ये बेहद आकर्षक लगी। हमारे समय में, मोल्थेराक ने भावुकता और गर्व से भरी आवाज में कहना शुरू किया, हमने कहीं अधिक व्यवस्थित मार्ग अपनाया था। हमारे स्तर बॉडी रिफाइनिंग से शुरू होकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक जाते थे, उसके बाद गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, मोनार्क, किंग और अंत में एम्परर तक पहुंचते थे। वो एक पल के लिए रुका, नामों को हवा में गूंजने दिया। लेकिन आपकी दुनिया के विपरीत, जहां आपने नियम तय किए हैं और प्रत्येक स्तर में प्रवेश करने के लिए 3 स्पष्ट मापदंड निर्धारित किए हैं, हमारे पास केवल एक ही था, आत्मा की शक्ति। वही किसी व्यक्ति की योग्यता का अंतिम निर्णायक था। लियो ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और अजगर की बात को दिलचस्पी से सुनता रहा। यह विधि नाम में तो सरल थी, लेकिन व्यवहार में कठिन थी, क्योंकि हमारा एकमात्र ध्यान साधना पर था, या जिसे आप आधुनिक लोग ध्यान कहते हैं। घंटों, दिनों, यहाँ तक कि वर्षों तक एकाग्र होकर, अपनी सांसों को सुनते हुए, शरीर को विचारों से अलग करते हुए और दुनिया के सार के साथ विलीन होते हुए समय बिताना। जब हमें बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो हमने समझ का सहारा लिया, मन पर नियंत्रण की नहीं, बल्कि तकनीक की। हम अपनी तलवारबाजी, युद्ध कला या प्राकृतिक नियमों की समझ को परिष्कृत करने का प्रयास करते थे ताकि आत्मा में नई खोजें हो सकें।
तो मूल रूप से वही बात है, लेकिन कौशल सीखने के बजाय आप मूल रूप से ब्रह्मांड के नियमों को समझते हैं। लियो ने सिर झुकाते हुए बुदबुदाया, जिस पर मोल्थेराक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, व्यवहार में ये काफी हद तक समान प्रतीत होता है। कौशल में निपुणता, मानसिक दृढ़ता, चिंतन। हालांकि हमारे पास वो संरचना और सुरक्षा जाल नहीं थे जो अब आपके पास है। सफलता के मापदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे, और सफलता प्राप्त करने में असफल होने का मतलब केवल असफलता ही नहीं था। इसका मतलब था प्रतिक्रिया, ऊर्जा में विचलन, स्थायी पतन, कभी कभी मृत्यु भी। ये सुनकर लियो ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि प्राचीन लोग हर कदम पर कितना अधिक जोखिम उठाते थे। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हमारी आत्माएं ऊपर उठने के लिए तैयार हैं या नहीं। किसी भी सफलता का प्रयास करने से पहले हमारे पास पूरा करने के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं थी, इसलिए हर सफलता हमारे लिए एक जुआ थी। लेकिन शायद उसी जोखिम ने हमें इतनी हताशा से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी निगाहें वापस लियो की ओर झुका ली। मुझे बताओ, तुम्हारी आधुनिक दुनिया में क्या वे अब भी हताशा को महत्व देते हैं, या फिर यह जानकर कि तुमने ऊपर उठने के लिए पर्याप्त मेहनत कर ली है, तुम्हें प्रशिक्षण के दौरान नरमी आ गई है? उसने पूछा, और लियो उसके सवाल पर हंस पड़ा। आधुनिक दुनिया में हताशा ने महत्वाकांक्षा का रूप ले लिया है, और जो लोग सबसे अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं वे ही अक्सर सफलता के लिए सबसे अधिक बेताब भी होते हैं। मैं इनमें से कोई नहीं हूं, क्योंकि सफलता मुझे स्वाभाविक रूप से मिलती है, क्योंकि मैं द बॉस हूं, लियो ने जवाब दिया। और इस बार मोल्थेराक ने लियो के जवाब पर खुलकर अपनी आंखें घुमाईं, जाहिर तौर पर उसके हास्यास्पद आत्ममुग्ध रवैये से तंग आकर। बूढ़े ड्रैगन, अपनी सुंदर लाल आंखों से मुझे घूरना बंद करो। तुम्हारे विपरीत मैं अभी भी जीवित हूं, मेरे पास धड़कता हुआ दिल है और ऐसी वास्तविक भावनाएं हैं जिन्हें ठेस पहुंच सकती है, लियो ने मोल्थेराक को देखते हुए कहा, जब ड्रैगन ने झुंझलाहट में सांस छोड़ी। फक फक करना। मोल्थेराक ने अपनी नाक से धुएं का एक कश निकाला और स्पष्ट रूप से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना अंतिम प्रश्न प्रस्तुत किया। बहुत खूब, अब आपकी बारी आने से पहले एक आखिरी बात, मुझे अपनी साधना विधि के बारे में और बताइए। आधुनिक युग में आप माना का संचार कैसे करते हैं और अपनी प्रगति का हिसाब कैसे रखते हैं? ड्रैगन ने शांत स्वर में लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ पूछा। लियो ने सिर हिलाया, फिर सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। मोल्थेराक पूरी खामोशी से सुनता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, जब तक कि लियो ने अपनी आभा को देखने में मिली संक्षिप्त सफलता का जिक्र नहीं किया। तभी अजगर की आंखें स्पष्ट आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है तुम, एक स्वर्णिम मूल के साधक, अपनी ही आभा को महसूस करने में कामयाब रहे? मोल्थेराक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि लियो ने व्यापारी जिले से बाहर निकलते समय मैरून रंग को कैसे पहचान लिया। मतलब, हाँ, मैं इसे सिर्फ एक बार ही कर पाया था और उसके बाद से मुझे इस तकनीक का अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, क्यों? लियो ने जवाब दिया, और तभी मोल्थेराक अचानक जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, ड्रैगन पागलों की तरह हंसा। उसकी गहरी आवाज भित्ति चित्र वाले स्थान में गूंज उठी, जबकि लियो ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर अपना सिर झुकाया। तुम कौन हो, बच्चे? नहीं, सच में तुम कौन हो? मोल्थेराक ने पूछा। उसकी निगाहें लगभग श्रद्धा से भर गईं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि लियो सिर्फ घमंडी नहीं था, वो सचमुच असाधारण था। जीवित प्राणियों की आभा का अवलोकन कर पाना ब्रह्मांड में सबसे मायावी दांव में से एक है। यहां तक कि मैं, महान मोल्थेराक, भी मोनार्क टियर बीस्ट बनने के बाद उस मार्ग की सतह को बस छू पाया था, और राजा बनने के बाद ही मैंने उस पर पूरी तरह से महारत हासिल की। इतनी कम उम्र में ही आभा को समझ पाना, ये दर्शाता है कि उस दाव के साथ आपका जुड़ाव असाधारण रूप से उच्च है। तुमने जो हासिल किया है वह न केवल दुर्लभ है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसकी मैंने अपने समय में कल्पना भी नहीं की थी, मोल्थेराक ने कहा, और लियो ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि अगर आप अपनी वर्तमान अवस्था में इस विधि में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? मोल्थेराक ने उत्साह से भरी आवाज में पूछा। क्या? लियो ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। तभी मोल्थेराक एक बार फिर जोर से हंस पड़ा। कुछ देर तक प्राचीन ड्रैगन अपने अविश्वास को छिपा नहीं सका। उसने बार बार अपना सिर हिलाया, मानो एक स्वर्णिम मूल के साधक द्वारा आभा दाव को ग्रहण करने का विचार ही उसकी समझ से परे था। लेकिन अंततः उसने खुद को संभाला, उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम अजेय बन जाओगे, उसने धीमी आवाज में कहा, इस बार एक प्राचीन जानवर के पूरे वजन और ईमानदारी के साथ, जिसे वास्तव में इस बात पर विश्वास था। लियो ने ड्रैगन की बातों पर अपनी भौहें उठाईं। वह तय नहीं कर पा रहा था कि हंसे या गंभीरता से ले, लेकिन मोल्थेराक की निगाहों में मौजूद तीव्रता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन उसकी चापलूसी नहीं कर रहा था और जो वो कह रहा था वो वास्तव में एक तथ्य था। क्या आपके पास इस तकनीक में तेजी से महारत हासिल करने के लिए कोई सुझाव है? लियो ने उत्साह से भरी आवाज में पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मोल्थेराक उसे कुछ ऐसी जानकारी दे सकता है जो उस बेकार मैनुअल में नहीं थी। मोल्थेराक ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कुछ देर रुका, सोचने लगा, फिर उसकी नजर लियो की कमर पर बंधी कटार पर पड़ी। अपनी वो तलवार निकालो, उसने शांत स्वर में कहा, और लियो ने उसकी बात मान ली। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे शरीर के किसी एक हिस्से पर हमला करने का चुनाव करें। मुझ पर सचमुच हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक लक्ष्य चुनें और उस पर पूरी दृढ़ता से निशाना साधें। इसे जोर से न बोलें, बस मन में सोचें। उस पर हमला करने का दृढ़ निश्चय करें। उसे अपना लक्ष्य बना लें। लियो ने निर्देशानुसार ही किया। उसने मोल्थेराक के बाएं पैर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अजगर को चकमा देने के लिए उसने अपनी नजरें दाहिने पैर पर रखी और साथ ही अपने शरीर को भी उसी ओर मोड़ लिया। तुम मेरे बाएं पैर को निशाना बनाना चाहते हो? मोल्थेराक ने शांत भाव से कहा। लियो ने पलकें झपकाई। क्या मैं इसे देख सकता हूं? ड्रैगन ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा। हत्या की इच्छा का एक पतला धागा जो तुम्हारी तलवार को मेरे बाएं पैर से जोड़ता है। ये तुम्हारी आंखों से अदृश्य है, लेकिन मेरी आंखों से यह एक धागे की तरह जुड़ा हुआ है, जो विचारों से खींचा गया है और इच्छाशक्ति से टिका हुआ है। मोल्थेराक ने अपने पंजे अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिए और लियो अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखता रहा। यही ऑरा बोध का सार है। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आप न केवल हत्या के इरादे को महसूस करेंगे, बल्कि उसे देख भी सकेंगे। तलवार चलने से पहले ही आप उसके उद्गम, उसके मार्ग और उसके अंत बिंदु का पता लगा लेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने दुश्मन के हमले के सटीक मार्ग को उनके चलने से पहले ही देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि उनकी मांसपेशियों के सिकुड़ने से पहले ही आपको पता हो कि वे कहां हमला करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम अजेय बन जाओगे, क्योंकि आभा बोध केवल खतरों को ही प्रकट नहीं करता, ये संरचना, कमजोरी और इरादे को भी उजागर करता है। यह वह एकमात्र चीज है जिस पर मेरे स्तर के सभी योद्धा निर्भर करते हैं। हम इसका इस्तेमाल रक्षा के लिए करते हैं और हम इसका इस्तेमाल आक्रमण के लिए भी करते हैं, ताकि हम अपने विरोधियों की रणनीति में कमियां ढूंढ सकें। लियो की कटार पर पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। उन शब्दों का भार धीरे धीरे उसके मन में उतरने लगा। बात सिर्फ तेजी से प्रतिक्रिया करने की नहीं है, मोल्थेराक ने धीमी आवाज में कहा। बात ज्यादा समझने की है, ज्यादा देखने की है। ऑरा युद्ध क्षेत्र को खोल देता है। यह आपके दुश्मनों का असली चेहरा सामने लाता है। जब आंखें झूठ बोलती हैं, तो ये सच बोलता है। एक बार जब आप इसे स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो बाकी सब बस क्रियान्वयन है। और सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स की खोज के बाद पहली बार लियो ने आखिरकार देखा कि यह तकनीक क्या बन सकती है। ये सिर्फ एक निष्क्रिय ध्यान उपकरण नहीं है, ये सिर्फ एक अजीब ऑरा ड्रिल नहीं है, लेकिन एक प्रवेश द्वार, एक ऐसा द्वार जो युद्ध के ऐसे क्षेत्र में ले जाता है जहां से केवल वही लोग गुजर सकते हैं जिनके पास सच्ची सहज प्रवृत्ति, दूरदृष्टि और प्रतिभा हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां वह, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन ने कहा था, अजेय हो सकता है। और यह सिर्फ आक्रमण या बचाव के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए समग्र रूप से उपयोगी है। यदि कोई आपसे बेहद प्यार करता है, तो आप अपने और उसके बीच प्रेम का धागा जरूर देख पाएंगे। अगर कोई आपसे नफरत करता है, तो आपको नफरत का वो धागा दिखाई देगा जो आप दोनों को जोड़ता है। अगर कोई आपके सामने झूठ बोलता है, तो उसकी आभा थोड़ी झिलमिलाएगी। और अगर वे सच बोलेंगे तो वह चमक उठेगा। तुम्हारा जीवन मौलिक स्तर पर बदल जाएगा, और बेहतर निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास जो जानकारी उपलब्ध होगी, वो तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होगी। मोल्थेराक ने कहा, और लियो को उसके शब्दों के निहितार्थों से अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। तो क्या आपके पास इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए कोई सुझाव है? मैं इसमें जल्दी महारत कैसे हासिल कर सकता हूं? लियो ने मोल्थेराक से कुछ व्यवहारिक सलाह की उम्मीद में पूछा। हालांकि उस प्राचीन ड्रैगन ने कोई आसान समाधान नहीं दिया। इस मार्ग पर सीधे तौर पर आपका मार्गदर्शन करना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आभा को अलग अलग तरीके से देखता और समझता है। जो रंग मैं देखता हूं और उनका मेरे लिए जो अर्थ है, वो शायद आपके लिए अलग हो। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले स्वयं का अवलोकन करें और यह समझें कि प्रत्येक रंग आपके भीतर क्या दर्शाता है, इससे पहले कि आप ये देखने के लिए बाहर की ओर देखें कि वही रंग आपके आसपास की दुनिया में कैसे प्रतिध्वनित होते हैं। मोल्थेराक ने लियो के उत्साह को शांत करते हुए स्थिर स्वर में समझाया। जिस बात से आप एक रंग को भी देख पाए हैं, उसका मतलब है कि आप और भी कई रंग देख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अपनी आंखों के पीछे ऊर्जा का संचय करना कभी बंद न करें, यहां तक कि सोते समय भी नहीं। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे,
तो जल्द ही आप 7 मूलभूत भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। और एक बार जब आप उस चरण को पार कर लेंगे और स्ट्रिंग की दुनिया में प्रवेश कर लेंगे, तो आप पहले से ही ऑरा में महारत हासिल करने की दिशा में 1/4 रास्ता तय कर चुके होंगे, मोल्थेराक ने आगे कहा, जिस पर लियो ने थोड़ा निराश होते हुए भी हर शब्द को ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाया। मोल्थेराक की बातें संहिता में वर्णित शिक्षाओं से मेल खाती थीं, जिससे लियो को यह एहसास हुआ कि ऑरा पर महारत हासिल करना एक ऐसा मार्ग है जिस पर अकेले चलना पड़ता है। इसे निर्देशों के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता या किसी और के नोट से कॉपी नहीं किया जा सकता। इसे आरेखों या कठोर व्याख्याओं के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता था। इसे महसूस करना, अनुभव करना और बार बार व्यक्तिगत अन्वेषण के माध्यम से धीरे धीरे समझना आवश्यक था। फिर भी अगर उसने उनकी बातचीत से कुछ सीखा तो वह ये था कि वह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था। समय ठहर जाने की इस दुनिया में बिताया गया हर घंटा एक ऐसा उपहार था जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यदि वह वास्तव में संहिता में महारत हासिल करने के बारे में गंभीर था, तो उसे खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा और तब तक अथक एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण लेना होगा जब तक कि तकनीक सांस लेने जितनी स्वाभाविक न हो जाए। लगता है तुम किसी महत्वपूर्ण आंतरिक निष्कर्ष पर पहुंच गए हो। अच्छा है, हमेशा सुधार के बारे में सोचते रहना ही सर्वोच्च योद्धा बनने का एकमात्र तरीका है, मोल्थेराक ने सहमति जताते हुए कहा, और लियो ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ठीक है बूढ़े लोगों, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। मुझे इस चित्र में क्यों खींच लिया गया? और पुराने समय के उन पशु देवताओं का क्या हुआ? लियो ने तीखी निगाहों और गंभीर स्वर में पूछा, मानो वो आखिरकार उन सवालों के जवाब पाने के लिए तैयार था जिनका वो इंतजार कर रहा था। मोल्थेराक ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले गहरी सांस ली और अपने विचारों को स्थिर किया। ये भित्तिचित्र कभी देवताओं के सम्मान में निर्मित एक मंदिर के भीतर स्थित था, उस समय जब ये दुनिया अभी भी मनुष्यों और सभ्यताओं से आबाद थी। लोग इसके सामने इकट्ठा होते, घुटने टेकते, बलि चढ़ाते और प्रार्थना करते, और कभी कभार जब परिस्थितियां अनुकूल होती या हमारा मन करता, तो हम में से कोई एक सुन लेता। लेकिन अधिकतर समय हम इतने व्यस्त थे कि सांसारिक इच्छाओं की परवाह करने का हमारे पास समय ही नहीं था। हमारे पीढ़ी के देवताओं का पतन होने के बाद मुझे प्रार्थनाएं मिलना पूरी तरह से बंद हो गई। कई सहस्राब्दियों से मैंने इस मंदिर के माध्यम से किसी आत्मा के पहुंचने का आभास नहीं किया था। आज तक जब मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया और आपको बुलाने के लिए अपनी शक्ति के अंतिम अंशों का उपयोग किया, मोल्थेराक ने कहा, जैसा कि उसने अंततः ये बताना शुरू किया कि लियो यहाँ कैसे पहुंचा था। हम जैसे पुराने जानवरों का क्या हुआ? खैर, यह एक तरह की दुखद कहानी है, मोल्थेराक ने कहा। उसकी आवाज अब शांत थी, उन यादों के बोझ से भरी हुई थी जो लियो की समझ से कहीं अधिक पुरानी थी। एक समय था जब हम अपनी शक्ति के चरम पर थे। हम 12 लोग, प्रत्येक ब्रह्मांड के विशाल भूभाग पर शासन करते थे। हम न तो पूछते थे, न ही समझौता करते थे। हम अपनी इच्छा के अनुसार लेते थे और जो नहीं चाहते थे उसे नष्ट कर देते थे। यदि किसी ग्रह में कोई ऐसा संसाधन होता जिसकी हमें आवश्यकता होती, तो उसे नष्ट कर दिया जाता था। यदि किसी सभ्यता ने हमें चुनौती देने का साहस किया, तो उसे इतिहास से मिटा दिया जाता था। मोल्थेराक कुछ देर रुका, उसकी आंखों की चमक मानो उन बीते हुए पलों को फिर से जी रहा हो। मैंने खुद एक बार पूरी आकाशगंगा को नष्ट कर दिया था। 1 महीने से भी कम समय में 37 ग्रह राख में बदल गए। कोई युद्ध नहीं, कोई कारण नहीं, बस अहंकार, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसा कर सकता था। वो फिर से चुप हो गया, और एक पल के लिए उनके आसपास के अंतरिक्ष की हल्की गूंज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। यह वही अहंकार था, वही बुरा कर्म, जिसने कुछ मनुष्यों को उठने के लिए प्रेरित किया, प्रतिशोधी लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को, हमें नष्ट करने की अपनी इच्छा में निर्दयी लोगों को। वे देवता नहीं थे, अभी तक तो नहीं, लेकिन वे उनके बहुत करीब थे। राजा स्तरीय योद्धा, जिन्हें अब तुम्हारी जाति अर्ध देवता कहती है, उन्होंने अपनी आत्मा को देवत्व के कगार तक संवारा था, और हमारे विपरीत वे एकजुट थे, रणनीतिकार, विचारक, धर्मयोद्धा। मोल्थेराक ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी नाक से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, हम इस मायने में अमर थे कि हम मर नहीं सकते थे। हमारी आत्माएं सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारे शरीर नहीं। हम शरीर से तो अजेय थे, लेकिन अछूत नहीं थे। और जब पहले राजा रैंक वाले मनुष्य सत्ता में आए, तो जिस प्रतिशोध से हम लंबे समय से बचते आ रहे थे, वो आखिरकार हमारे सामने आ गया। लियो चुपचाप सुनता रहा, उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न पैदा हो रही थी। वे हमारी आत्माओं को मार नहीं सके, कोई भी नहीं मार सका, इसलिए उन्होंने कुछ और भी बुरा तरीका निकाला। उन्होंने हमें बांध दिया। हम में से प्रत्येक को इन आत्मा कैदखानों में से एक में बंद कर दिया गया, ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया। उन्होंने पूरे ग्रहों, पूरे सूर्यों की ऊर्जा का उपयोग जादू टोने को स्थिर करने के लिए किया, और परिणाम स्वरूप आज जिसे आप समय स्थिर दुनिया कहते हैं, वो सामने आया।
उन्होंने हमारी शक्तियां छीन ली, उन्होंने हमसे जितना हो सके उतना अवशोषित कर लिया ताकि वे सम्राट स्तर तक पहुंच सकें और पूरी तरह से अजेय बन सकें। हालांकि ऐसा करने में उन्हें हमारी कुछ विशेषताएं विरासत में मिली, और वे आमतौर पर सबसे बुरी विशेषताएं थीं। मोल्थेराक की निगाहें नीचे झुक गईं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसके हकदार थे। उनका कहना है कि हमारा शिकार किया जाना हमारे लिए न्याय था, और शायद वे सही हों। लेकिन जिन्होंने हमारी जगह ली, वो नया समूह जो हमारे पतन के बाद सत्ता में आया, उसने फिर से नाक सिकोड़ी, इस बार हंसी में नहीं बल्कि घोर तिरस्कार में। वे और भी बुरे थे, बहुत बुरे। हमारे जाने के बाद ब्रह्मांड को शांति नहीं मिली। ये ठीक नहीं हुआ। ये बस एक अत्याचारी से दूसरे अत्याचारी के हाथों में चला गया। उसने लियो की ओर पीछे मुड़कर देखा, उसकी आवाज अब धीमी थी। हम दरिंदे थे, कुछ लोग हमें राक्षस भी कह सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव में ईमानदार थे, और हमने उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाई जिन्होंने हम पर विश्वास किया। लेकिन ये नए देवता मुखौटे पहनते हैं, गले काटते समय मुस्कुराते हैं, और यही बात उन्हें कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। मोल्थेराक ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, मानो वो उन प्राणियों से घृणा करता हो जिन्होंने कभी उसकी जान ली थी। और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए वे पूरी तरह से अमर है, मोल्थेराक ने कहा, उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। उन्होंने समय के दांव में महारत हासिल कर ली है, तीसरे आयाम को पूरी तरह से पार कर लिया है और किसी उच्चतर स्तर पर पहुंच गए हैं। अब वे एक ऐसे लोक के प्राणी हैं जहां मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है और समय का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है, उन्हें न तो तलवार से, न विष से, न जादू से मारा जा सकता है। केवल वही व्यक्ति जो उन्हीं के समान लोक में विद्यमान है, उन्हें पराजित करने की आशा रख सकता है। लेकिन सभी आधुनिक सम्राट काय हैं जो एक दूसरे की गांड में उंगली डालने के अलावा कुछ नहीं करते। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जाने से बहुत डरते हैं। साले काय, उनमें से एक, मोल्थेराक ने कहा, और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। मोल्थेराक की लंबी चौड़ी व्याख्या में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो लियो को अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आई थी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी थीं जो उसे समझ में आ गई थीं। एक बात तो यह है कि मोल्थेराक समय के साथ विनम्र हो गया प्रतीत होता था। उसने अपने अतीत में किए गए नरसंहारों के बारे में गर्व से नहीं, बल्कि एक उदासी भरे भाव से बात की, मानो वे कभी उसकी उपलब्धियां थीं जिनका वो बखान करता था, लेकिन अब वो उन कृत्यों को पश्चाताप के साथ याद करता था। जब वो इस तरह बात कर रहा था तो वो काफी दयनीय लग रहा था। हालांकि लियो ने उसे केवल एक शिकायत करने वाला कमीना समझा। तभी अचानक वो उस पर साधु की तरह भड़क उठा। हालांकि इसके अलावा उन्होंने जिन भी बातों के बारे में बात की, वे काफी दिलचस्प थीं। एक तो सभी प्राचीन जीव अर्ध देवता स्तर के प्राणी थे, जिनकी आत्माओं ने देवत्व प्राप्त कर लिया था, लेकिन शरीर ने नहीं। इसलिए उनके शरीर नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को समय स्थिर दुनियाओं में सील करना पड़ा, जो अब अनंत काल के लिए उनके कारागार के रूप में कार्य करती थीं। मोल्थेराक ने यह भी बताया कि देवताओं के अगले समूह ने उनकी शक्ति के अंशों, गुणों, क्षमताओं या उनके सार के अवशेषों को अवशोषित कर लिया था और उनका उपयोग अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किया था। लियो को अभी तक इसके निहितार्थों की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बात उसे काफी दिलचस्प लग रही थी। और अंत में सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। वर्तमान देवताओं ने तीसरे आयाम को पार कर लिया था और समय के दांव में महारत हासिल कर ली थी। ये कहना तो काफी आसान था, लेकिन इसे समझना बेहद मुश्किल था। तो मूलतः आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा देवताओं को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि कोई दूसरा देवता उन्हें न मार दे, और वे अब आपस में भी नहीं लड़ते? लियो ने बात समझने की कोशिश करते हुए पूछा। मोल्थेराक ने सिर हिलाया। बात यही है, हाँ, उसने अपनी नाक से धुएं का एक और कश छोड़ते हुए कहा। अगर कभी मुझे सत्ता संभालने के लिए एक उपयुक्त शरीर मिल गया, तो मेरी बात याद रखना, बच्चे, मैं उन देवताओं से बदला लूंगा। अभी मैं देखने में भले ही उतना प्रभावशाली न लगूं, लेकिन अगर मैं आधुनिक दुनिया में वापस आया, तो ब्रह्मांड एक बार फिर मोल्थेराक के आतंक को याद रखेगा। इतना तो मैं वादा करता हूं। अरे, मर जाओ बूढ़े ड्रैगन, हम जैसे नौजवानों के लिए भी कुछ मौज मस्ती छोड़ दोगे क्या? तुमने काफी आकाशगंगाओं को नष्ट कर दिया है, अब हमें भी तानाशाह बनने का सौभाग्य प्राप्त करने दो, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा और लापरवाही से उसे विदा कर दिया। मोल्थेराक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये गलती मत करना, लड़के, कर्म का फल बहुत शक्तिशाली होता है। तुम अभी भले ही हंस रहे हो, लेकिन अपराध जितना बड़ा होगा, सजा उतनी ही भारी होगी। यह एक ऐसा नियम है जिससे सबसे शक्तिशाली भी नहीं बच सकता। मैंने अपने जीवनकाल में करोड़ों लोगों का नरसंहार किया, और अब मैं इसकी सजा अनंत कारावास के रूप में भुगत रहा हूं। अगर मैं नश्वर होता तो मरकर आगे बढ़ सकता था। शरीर के नष्ट होते ही मेरे सारे अपराध माफ हो जाते।
लेकिन अमर होने का मतलब है कि मुझे अपने कर्मों का बोझ हमेशा के लिए ढोना पड़ेगा। मेरा शासनकाल 1 सहस्राब्दी तक चला, लेकिन मेरी सजा 3 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से जारी है। वह रुका, उसका लहजा गंभीर से संजीदा हो गया। अच्छाई की शक्ति बनो। ऐसा व्यक्ति बनो जिसे ब्रह्मांड कृतज्ञता के साथ याद रखे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाओगे। लियो ने कंधे उचका दिए। वो इन सब बातों की परवाह करने के लिए बहुत छोटा था, वर्तमान में ही डूबा हुआ था। मोल्थेराक की बुद्धिमत्ता, हालांकि सच्ची थी, उस पर संगमरमर से फिसलती बारिश की बूंदों की तरह बेअसर रही। अच्छा, उपदेश के लिए धन्यवाद, बूढ़े ड्रैगन। लेकिन चलिए अब उन चीजों पर बात करते हैं जिनमें मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे इस मानाहॉट के बारे में और इसके वास्तविक कार्य के बारे में अधिक बता सकते हैं? मैंने देखा है कि यह एक तरह के माना फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन चूंकि आप एक ड्रैगन हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप जानते होंगे कि इसका असल उद्देश्य क्या है। लियो ने आगे झुकते हुए पूछा, जिस पर मोल्थेराक ने हल्की सी हंसी हंसी। माना हृदय एक ड्रैगन के लिए जन्म से मिलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये केवल अशुद्धियों को छानने वाला यंत्र नहीं है, लड़के, यह उससे कहीं अधिक है। वो रुका, फिर थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज गंभीर थी। यह एक इंजन है, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जो कभी सोता नहीं। साधारण साधना के विपरीत, जिसमें प्रयास, ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होती है, यह अंत चुपचाप, बिना आपके आदेश के काम करता है। ये लगातार आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता रहता है, न केवल उन्हें सक्रिय रखने के लिए, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने के लिए भी। लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। कैसे परिष्करण? मोल्थेराक की आंखों में हल्की सी चमक थी। जब भी माना आपके शरीर से प्रवाहित होता है, तो वह निशान छोड़ जाता है। छोटे छोटे दोष, रास्ते में पड़ने वाली बारीक खरोंचें, समय के साथ ये जमा होते जाते हैं और आपकी सुरक्षित शक्ति प्रवाह क्षमता को सीमित कर देते हैं। लेकिन माना हृदय, यह उन्हें चिकना कर देता है। धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। यह आपके परिपथों को तब तक निरंतर पॉलिश करता रहता है जब तक वे दोषरहित न हो जाएं, जब तक वे दिव्य शक्ति के योग्य न हो जाएं। तो यह एक तरह से निष्क्रिय शरीर साधना है? लियो ने यह समझने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, और इससे भी बढ़कर, ये रिकवरी को बढ़ाता है। माना ऊर्जा की कमी के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और नई तकनीकों या उच्च स्तरों को अपनाने में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है। जीवित रहने मात्र से ही आपकी नींव हर पल मजबूत होती जाती है। इसीलिए पुराने समय में माना हृदय के साथ जन्मे ड्रैगन को स्वयं तारों का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता था। लियो ने धीरे से सिर हिलाया, उसे बात समझ आने लगी थी। तो मूलतः, अगर मैं कुछ भी न करूं, तब भी मैं प्रगति कर रहा हूं? मोल्थेराक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं, अगर आप इस माना इंजन के चलने के दौरान सक्रिय रूप से अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी वृद्धि असाधारण हो जाती है। अगर तुम ड्रैगन होते तो मैं तुम्हें अपनी सबसे अद्भुत साधना तकनीकें सिखाता, लेकिन चूंकि तुम इंसान हो, इसलिए वे तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। हालांकि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप इस समय स्थिर दुनिया में हो, तो उन राक्षसों को ढूंढें जिन्हें आप मारना चाहते हैं और उनका पीछा करना और उनका शिकार करना शुरू कर दें जैसे कि वे आपका शिकार हो। वह रुका और लियो को ध्यान से देखने लगा। यहाँ की दूषित ऊर्जा के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आपको प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन इस स्थान की ऊर्जा की प्रचुरता, इसकी सघनता और शुद्धता, आपको सामान्य ब्रह्मांड में मौजूद क्षीण धाराओं की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रगति करने में मदद करेगी। इसे ध्यान के विकल्प के रूप में समझें। पर्याप्त ऊर्जा संचार और निरंतर सक्रिय ऊर्जा हृदय के साथ, आप अपने उस संहिता में महारत हासिल करने से बहुत पहले ही नवोदित आत्मा अवस्था की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। लियो ने सोच विचार करते हुए अपनी थोड़ी पकड़ी और हल्का सा सिर हिलाया। तो मूलतः आप ये कह रहे हैं कि सक्रिय माना हृदय के साथ, मुझे बस हर दिन इसे अपनी अधिकतम सीमा तक तनाव देना है और मैं अंततः पालौकिक स्तर तक पहुंच जाऊंगा, भले ही मैं अपनी ध्यान विधि में कोई प्रगति न करूं? हाँ, मूर्ख लड़के, बिल्कुल वही, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है। हाँ, मोल्थेराक ने अपना विशाल सिर हिलाते हुए गुस्से से कहा। माना हृदय एक साधना यंत्र है। यह निरंतर माना को शुद्ध करता है, पंप करता है और प्रसारित करता है, जिससे आप केवल जीवित रहकर ही अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वृद्ध ड्रैगन समय के साथ हमेशा अधिक शक्तिशाली क्यों होते जाते हैं? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे माना हृदय कभी काम करना बंद नहीं करते। मात्र अस्तित्व ही आपको नश्वर स्तरों से ऊपर उठाकर सम्राट लोक की सीमा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। केवल उसके बाद ही यह लाभ कम होने लगता है, क्योंकि उसके बाद वास्तविक विकास के लिए इरादा, अनुभव और निपुणता आवश्यक होती है। मोल्थेराक ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी आवाज नरम पड़ गई। लेकिन तब तक यह आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है जिसकी आप कभी उम्मीद कर सकते थे, उसने समझाया, और लियो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई।
क्योंकि आखिरकार उसे माना हॉट होने के फायदों के बारे में सच्चाई समझ में आ गई थी। ठीक है, मुझे आपसे एक आखिरी बात पूछनी है, लियो ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे इस दुनिया में कहीं किसी किले जैसी जगह से एक प्रकार की धूसर धातु की मिश्र धातु लानी है। क्या आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में जाना मेरे लिए कितना सुरक्षित है, और मुझे वास्तव में क्या लाना है? उसने अंत में अपने मिशन के बारे में पूछताछ करते हुए पूछा। ये तो काफी मुश्किल सवाल है, मोल्थेराक ने जवाब दिया। लियो द्वारा कार्य का जिक्र करते ही उसके चेहरे के भाव काफी सतर्क हो गए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वो संभवतः ओरिजिन मेटल है। ये ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ संसाधन है, और यह कैसल ब्रावो के भीतर गहराई में दबा हुआ है, ठीक उसी जगह पर जहां जानोक की आत्मा टिकी हुई है। उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद बोलना जारी रखा। आप उस किले के जितने करीब पहुंचेंगे, आपको उतने ही गंभीर खतरों का सामना करना पड़ेगा, और अगर आपने सचमुच ज़ारनोक का खजाना चुराने की कोशिश की, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उस धूर्त बूढ़े छिपकली की बची हुई आत्मा जागृत हो जाएगी और खुद आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। मोल्थेराक ने लियो को इस मिशन को अंजाम न देने की सलाह देते हुए चेतावनी दी। हालांकि लियो ने जवाब में केवल अपना सिर हिलाया। अगर मुझे ऐसा करना ही पड़े तो क्या होगा? अगर मेरे पास इस मूल धातु या जो भी यह है, उसे चुराने के अलावा कोई और विकल्प न हो तो क्या होगा? उसने जोर देकर कहा, और मोल्थेराक एक पल के लिए चुप हो गया, स्पष्ट रूप से ऐसी चोरी करने की व्यवहारिकता पर विचार कर रहा था। फिर उसने एक गहरी आह भरी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने वर्तमान स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। जब तक तुम महल में प्रवेश नहीं करोगे, ज़ारनोक तुम पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके खजाने, उत्पत्ति धातु को छुओगे, उसकी आत्मा जागृत होने लगेगी। उसने सीधे लियो की ओर देखा, उसकी आवाज सख्त हो गई। अगर वह गहरी नींद में है, तो उसे पूरी तरह जागने और गड़बड़ी पर प्रतिक्रिया देने में 30 से 70 सेकंड लग सकते हैं। लेकिन तुम न तो अर्धदेव हो और न ही सम्राट। तुम्हारे लिए धातु को पकड़कर 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी को इतने कम समय में तय करके इस दुनिया के निकास द्वार तक वापस जाना असंभव है। मोल्थेराक फिर रुका, फिर उसने निर्णायक स्वर में अपनी बात दोहराई। तो जैसा मैंने कहा, यह असंभव है। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। हालांकि एक तरीका ऐसा है जिसका आप शायद इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राचीन काल में ये दुनिया मानव फाटकों के एक नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, ऐसे पोर्टल जो तीव्र परिवहन के लिए प्रमुख साम्राज्यों और शहरों को आपस में जोड़ते थे। उसने अपनी निगाहें वापस लियो की ओर घुमा ली। ब्रेवो कैसल को इस दुनिया के निकास द्वार के पास के एक क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पुराना द्वार अभी भी होना चाहिए, लेकिन वे द्वार एक सहस्राब्दी से बंद पड़े हैं। कोई नहीं जानता कि वे अभी भी काम करते हैं या नहीं, या आप उनमें से एक को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। हालांकि मोल्थेराक ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया, फिर भी उसने लियो को थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाए। बहुत कम संभावना है, एक लगभग भुला दी गई संभावना, एक ऐसी चीज जो इस असंभव मिशन को संभव बना सकती है, अगर सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, मुझे बस यही जानना था। ओल्ड ड्रैगन, आपके समय के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मोल्थेराक के भाषण समाप्त होने के बाद लियो ने कहा और मोल्थेराक को हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसी तरह तुच्छ इंसान, इतने लंबे समय बाद किसी से बात करना मेरे लिए भी सुखद अनुभव था। मैं आपके सभी भावी प्रयासों में सफलता और सौभाग्य की कामना करता हूं। और यदि भविष्य में, यदि आप मुझे मेरी कैद से मुक्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा और आपका सहयोगी बनूंगा। मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन अगर यह सच हो जाता है, तो भी मैं इसके लिए आभारी रहूंगा, मोल्थेराक ने कहा, और अपना ड्रैगन पंजा लियो के हाथों में रखकर हाथ मिलाया। फिर लियो को भित्तिचित्रों की दुनिया से बाहर निकालकर समय स्थिर दुनिया में वापस भेज दिया। वापस सम्मेलन कक्ष में जैसे जैसे रोशनी कम होती गई और भित्तिचित्रों की दुनिया की गर्माहट गायब होती गई, लियो ने खुद को एक बार फिर उस ठंडे, धूल भरे कक्ष में खड़ा पाया। उसके पैरों के नीचे दरार वाला संगमरमर का फर्श था और उसके हाथों में मशाल की हल्की रोशनी थी, जो सामने के भित्तिचित्र पर प्रकाश डाल रही थी। सन्नाटा छा गया, और इसके साथ ही भित्तिचित्र की चित्रित शांति भी पहले की तरह ही लौट आई। वे जानवर अपनी जगह पर जम गए थे, उनकी आंखें बेजान थीं, उनकी मुद्राएं गतिहीन थीं, जबकि अजगर की आंखें एक बार फिर बंद थीं, उसके विशाल पंख उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटे हुए थे। लियो ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा, जब तक कि वो फिर से अजगर के सामने खड़ा नहीं हो गया। इस बार वो सतर्क नहीं था, वो भ्रमित नहीं था, वो इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप, शांत भाव से, होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान लिए उसे देखता रहा। अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हें एक दिन बचा लूंगा, बूढ़े ड्रैगन, उसने धीमी, सच्ची आवाज में कहा। न व्यंग्य था न दिखावा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं,
और अगर मुझमें तुम्हें बचाने की हिम्मत हुई तो मैं जरूर बचाऊंगा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को भित्तिचित्र पर धीरे से रख दिया, ठीक उसी जगह पर जहां अजगर की छाती बनी हुई थी। मोल्थेराक को आज उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें समय स्थिर दुनियाओं के पीछे की सच्चाई को समझाने या मानव हृदय के रहस्य को साझा करने या देवताओं के एक सीलबंद कब्रिस्तान के अंदर जीवित रहने की रणनीतियों की पेशकश करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा किया, इसका कोई और कारण नहीं था सिवाय इसके कि उसने ऐसा करने का चुनाव किया। और वो चुनाव लियो के लिए मायने रखता था, क्योंकि वह समझ गया था कि मोल्थेराक ने उस पर उदारता दिखाई थी और उससे एहसान चुकाने की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। हालांकि वो इसे खुलकर कहने वालों में से नहीं था, लेकिन अपने ही मौन तरीके से लियो ने खुद से एक वादा किया कि अगर कभी भाग्य ने उसे शक्ति दी, अगर कभी सितारे अनुकूल हुए और उसके सामने रास्ता खुल गया, तो वो मोल्थेराक के लिए वो करेगा जिसकी उस बूढ़े ड्रैगन ने कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी। जो कि एहसान चुकाने के लिए था। उसने योजना बनाई थी कि वह एक दिन उस बूढ़े अजगर को मुक्त करके उसकी दयालुता का 1000 गुना प्रतिफल देगा। अध्याय 326 युद्ध की उल्टी गिनती सम्मेलन में लौटने के बाद लियो ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्वक कुछ और दिन अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने में बिताए, इस उम्मीद में कि वे मोल्थेराक द्वारा उल्लिखित प्राचीन टेलीपोर्टेशन गेट प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी एकत्र कर सकें, साथ ही इस दुनिया के भूभाग के बारे में और अधिक जान सकें। उन्होंने भूगोल से संबंधित कुछ पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, ये जानने की कोशिश की कि समय में स्थिर होने से पहले दुनिया कैसी दिखती थी, और इस तरह वे पूरी दुनिया का एक सटीक नक्शा सफलतापूर्वक बनाने में कामयाब रहे। इसमें कुछ दिन लगे, लेकिन अंत में वो विश्व मानचित्र का मिलान उस द्वार नेटवर्क से करने में सफल रहा जो कभी मौजूद था। जैसे ही उसने उस सटीक द्वार का पता लगाया जो कैसल ब्रावो को इस दुनिया के निकास बिंदु से महज 20 मील दूर एक स्थान से जोड़ता था। अगर मैं किले पर अपने हमले का समय बचाव विमान के आने के समय के साथ मिला सकूं और सिर्फ 20 मील दूर से एक सिग्नल भेज सकूं, तो बहुत संभावना है कि मुझे समय पर निकाल लिया जाएगा, लियो ने सोचा, जैसे ही उसके दिमाग में एक मोटा मोटा और जोखिम भरा प्लान बनने लगा। हालांकि भागने का समय बहुत कम था और हजारों वर्षों से इस्तेमाल न किए गए टेलीपोर्टेशन गेट को फिर से सक्रिय करना कितना अनिश्चित था, इसलिए लियो का अभी इस योजना को अमल में लाने का कोई इरादा नहीं था। पहली प्राथमिकता ताकत है। ये दुनिया एक प्रशिक्षण मैदान है, और चूंकि बूढ़े ड्रैगन ने मुझे जानवरों का पीछा करने, उन पर घात लगाने और उनका शिकार करने का सुझाव दिया है, तो मुझे अभी यही करना चाहिए। लियो ने सोचते हुए अपनी आंखों के पीछे माना शक्ति एकत्रित करना शुरू किया और तुरंत सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। अब से मैं अपने दिन यहीं धीरे धीरे कैसल ब्रावो की ओर बढ़ते हुए बिताऊंगा, साथ ही जानवरों को मारूंगा और सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स का अभ्यास भी करूंगा, लियो ने खुद से कहा, और कॉन्क्लेव में मिली हर कीमती चीज को अपने स्टोरेज रिंग में भर लिया। फिर एक अलग निकास ढूंढ लिया जो उसे भूमिगत सुरंग प्रणाली के एक नए हिस्से में ले गया। तारांकन, बॉर्डर प्लेनेट जुपिटर, बाहरी रक्षात्मक घेरा, पंथ सैन्य अड्डा। एक व्यक्ति एक विशाल एंटी आक्षेप तोप के ऊपर चुपचाप बैठा था, उसकी निगाहें ऊपर तारों से भरे आकाश पर टिकी हुई थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी विशेष चीज को घूर रहा हो, हालांकि उसकी निगाहें उस सीमा से कहीं आगे तक देख रही थीं जो नश्वर आंख देख सकती है। उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट थी, जिसकी नोक अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। राख के कुछ कण उसके जूतों के पास गिरे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका कोट हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, जिस पर पंथ का लाल रंग का चिन्ह बना हुआ था। वो पंथ नेता चार्ल्स थे। वो पंथ का सबसे शक्तिशाली सक्रिय योद्धा था, एक सम्राट स्तरीय योद्धा जो आसानी से 12 वरिष्ठों में से एक हो सकता था, लेकिन उसने अग्रिम मोर्चे पर रहना चुना, क्योंकि उसे राजनीति की परवाह नहीं थी। उसका काम पंथ की सीमाओं की रक्षा करना था, और उसे यही तरीका पसंद था। सर, मुझे एक अत्यावश्यक सूचना देनी है। एक सैनिक दौड़कर आया और सलाम किया। दौड़ के कारण उसकी छाती तेजी से फूल रही थी। चार्ल्स ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस सिगरेट की राख झाड़ी और आसमान से नजरें हटाए बिना 2 उंगलियां उठाईं। सिपाही ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना जारी रखा। महोदय, प्रथम वरिष्ठ ने आपातकालीन राशन, 30 टन बारूद का भंडार और जितना भी अतिरिक्त तोपखाना उन्हें मिल सका, सब भेज दिया है। उनके अलावा तीसरे, छठे, 10वें और 12वें एल्डर्स ने भी अतिरिक्त सहायता भेजी है। कुछ लाख सैनिक, कई हजार बक्से उपचार औषधि और लगभग 2 दर्जन आक्षेप रोधी मिसाइलें। वो हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन हमारे पास बस इतना ही है। अगर न्यायप्रिय गुट पूरी ताकत से हमला करता है, तो ये काफी नहीं होगा। हमें और चाहिए, महोदय, बहुत कुछ। अंततः चार्ल्स मुस्कुराया। इस पंथ के नियंत्रण में 32 ग्रह हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर हम इक्स्टल को भी गिने तो 33।
उसने धीरे से अपना सिर सिपाही की ओर घुमाया और शांत स्वर में बोला, परिषद में 12 वरिष्ठ सदस्य है। प्रत्येक सदस्य 1 से 4 ग्रहों का संचालन करता है और वे अपने 3 सीमावर्ती ग्रहों की रक्षा के लिए केवल यही भेज सकते थे। क्या यही है? वो हल्की सी हंसी हंसा और तोप पर खड़ा हो गया। फिर बिना किसी प्रयास के वो बिना किसी आवाज के जमीन पर कूद गया। मैंने तुमसे हमेशा कहा था फ्रेड, परिषद में दिमाग से पैदल मूर्खों का झुंड है। अगर लॉर्ड सोरोन मुझे अनुमति देते तो मैं कल ही उन सभी को मार डालता, जिसमें दयालु और बुद्धिमान प्रथम बुजुर्ग भी शामिल है। लेकिन मैं नहीं कर सकता, चार्ल्स ने गहरी आह भरने से पहले शिकायत की। तो अब हम शिकायत करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट फ्रेड? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें जो कुछ हमारे पास है उसी से काम चलाना होगा। लेकिन महोदय, अगर पहले बुजुर्ग की आशंका सच हो जाती है तो हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक सेना और गोला बारूद की आवश्यकता होगी। कृपया महोदय, यदि आप अन्य बुजुर्गों को पत्र लिखें तो शायद वे हमें बेहतर हथियार उपलब्ध करा दें। फ्रेड ने विनती की, लेकिन चार्ल्स ने जवाब में केवल उसके कंधे पर थपथपाया। अब तो बहुत देर हो चुकी है फ्रेड, चार्ल्स ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। सबको युद्ध की तैयारी करने को कहो, उसने कहा और एक बार फिर रात के आकाश की ओर देखा। मैं दुश्मन के आग जहाजों को हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हुए देख सकता हूं। हम 2 घंटे में संपर्क स्थापित कर लेंगे। अलार्म बजने लगे और सभी सैनिक अपने अपने युद्ध स्थलों पर तैनात हो गए, क्योंकि पंथ के कार्यकर्ता आसन्न युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सैनिक बेस पर इधर उधर भागने लगे। जवाबी जहाजों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली, माना शील्ड सक्रिय हो उठी और लंबी दूरी की तोपें पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए आकाश की ओर मुड़ गईं। उपपंथ नेता चार्ल्स अड्डे के किनारे पर चुपचाप खड़ा था। उसका कोट उसके पीछे लहरा रहा था। उसकी निगाहें अंधेरे क्षितिज पर टिकी हुई थी, जहां दूर से दर्जनों दुश्मन आक्षेप दिखाई देने लगे थे। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्हें आने दो, उसने धीमी और तीखी आवाज में बुदबुदाया। काफी समय हो गया है जब मैंने किसी धर्मनिष्ठ गुट के खून से अपने हाथ धोए हैं। जैसे ही किले की मुख्य सुरक्षा व्यवस्था में माना ऊर्जा का प्रवाह हुआ, उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप उठी और इस तरह युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अध्याय 327, एक निरंतर चलने वाला युद्ध। इस बीच एक धर्मी गुट पर आग जहाज कमांड डेक जनरल डेवियन के दृष्टिकोण से नियंत्रण कक्ष में एक खामोश तनाव का माहौल था। ऑपरेटरों की कतारें चमकते पैनलों पर काम कर रही थी, स्थानिक रीडआउट की जांच कर रही थी और एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन को संभाल रही थी। आगे मजबूत कांच के पार तारों के विशाल विस्तार ने ग्रह जुपिटर की दूरस्थ आकृति को फ्रेम किया हुआ था। कैप्टन डेवियन पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उनकी नीली वर्दी एकदम साफ सुथरी थी और उनकी आंखें खामोशी से रडार प्रोजेक्शन को स्कैन कर रही थी। जब तक उनके द्वितीय कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर रेन्ना एक डेटापैड लेकर उनके पास नहीं आए, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। सभी इकाइयां अपनी अपनी जगह पर तैनात है। जनरल, हमारे दूसरे बेड़े के सभी सैनिक पोत तैयार है। हमने केंद्रीय कमान के निर्देशानुसार तैनाती की पूरी फुटेज फिल्माना शुरू कर दिया है और प्रचार टीमें तैयार है। तैनाती की शूटिंग कैसे करनी है, इस बारे में आपके निर्देशों का इंतजार कर रही है। केंद्रीय कमान ने इस अभियान को प्रतिशोध शुरू हो गया है नाम दिया है और वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कुछ शानदार तस्वीरें तैयार करें, जो कि पहले चरण का एकमात्र लक्ष्य है, उसने पैड उसे सौंपते हुए कहा। डेवियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी निगाहें दूरस्थित ग्रह पर टिकी रहीं। तो ये लोग इस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। एक ऐसा युद्ध जिसे किसी रंगमंच के नाटक की तरह दिखाया जाएगा। कैमरे चल रहे होंगे, धुआं छोड़ने वाली मशीनें चल रही होंगी और लोग पृष्ठभूमि में मर रहे होंगे। अंत में उसने पैड पर एक नजर डाली, फिर उसे वापस कर दिया। मिशन कंट्रोल से कोई अपडेट मिली है क्या? उसने पूछा। पहले की तरह ही, हमें वेलोर श्रेणी के जहाज से ऊपर किसी भी जहाज को जुपिटर ग्रह के वायुमंडल में भेजने की अनुमति नहीं मिली है। वे चाहते हैं कि हम पंथ की सुरक्षा को कमजोर कर दें, खाली जहाजों और डिस्पोजेबल सैनिकों के साथ उनकी हवाई तोपखाने और माना तोपों को बाहर निकालें, जबकि दूसरे चरण के शुरू होने तक कोई विशिष्ट सैनिक तैनाती न करें। रेन्ना ने जवाब दिया, जैसे ही डेवियन ने अपनी नाक से एक छोटी सी सांस छोड़ी। वे जानते हैं कि हम उस पंथ की रक्षात्मक तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे चाहते हैं कि हम उन पर तब तक लाशें और धातु के टुकड़े फेंकते रहें जब तक कि उनकी तोपें ज्यादा गर्म न हो जाएं। रेन्ना ने कहा, यह एक कारगर रणनीति है। एक गंदा वाला, डेवियन ने सुधार करते हुए कहा और सामरिक मानचित्र वाली मेज की ओर चलने लगा। हम सबसे पहले मानवरहित विमानों की कई टुकड़ियां भेजेंगे। उनमें से आधे विमानों में परावर्तक सिग्नल कोर लगे होंगे ताकि वे पायलट द्वारा संचालित लगे। बाकी विमानों में मास्टर और ग्रैंडमास्टर रैंक के स्वयंसेवकों को बिठाएंगे। उन्हें पता होगा कि यह एक आत्मघाती मिशन है,
लेकिन किसी को तो नेतृत्व करना ही होगा। और जो बच गए, उसने पूछा, सुनिश्चित करो कि वे कैमरे पर हो, डेवियन ने ठंडे लहजे में कहा। ब्रह्मांड को मौन शहीदों की परवाह नहीं है, उन्हें चेहरे चाहिए, नायक चाहिए, खून चाहिए। वो रुका और फिर सामने फैले विशाल ग्रह के दृश्य की ओर मुड़ गया। तैनाती शुरू करें, पहला चरण अभी शुरू होता है। रेन्ना ने सलाम किया, उसके बूटों की आवाज जमीन पर गूंजी, जी जनरल। और बस इसी तरह युद्ध का पहला चरण किसी युद्धघोष के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन की शांत, सटीक और निष्क्रिय प्रतिक्रिया के साथ शुरू हुआ, जिसने ये काम पहले भी हजारों बार किया था। अंतरिक्ष के किनारे से धातु के पंख नीचे उतरने लगे। डेवियन ने देखा कि हजारों जहाज एक साथ मिलकर जुपिटर ग्रह की सतह की ओर उतर रहे थे। उनके इंजन नियंत्रित आक्रामकता के साथ गूंज रहे थे और उन्होंने अपनी तोपों का निशाना ग्रह की ओर साध रखा था। और फिर एक एक करके वे मरने लगे। ग्लाइडर श्रेणी के स्काउट्स की पहली लहर ग्रह के माना शील्ड के झिलमिलाते वक्र को छूते ही बिखर गई। न तो आग लगी, न ही कोई बड़ा विस्फोट हुआ, बस पल भर में वाष्पीकरण हो गया, जैसे चाक की धूल बिजली की दीवार से टकरा जाए। इसके बाद तोप वाहक पोत आए, जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कहीं अधिक बड़े, धीमे और भारी भरकम जहाज थे, जिनमें इतनी मारक क्षमता थी कि वे अपनी कच्ची ताकत से ग्रह के माना कवच में छेद कर सके। हालांकि हजारों की संख्या में हमलावरों ने एक साथ जुपिटर की रक्षात्मक ढाल पर हमला किया, लेकिन उनमें से एक भी उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि ढाल ने संपर्क से पहले ही प्रतिक्रिया दी। कच्ची दिव्य ऊर्जा से चिटकते हुए नीली रोशनी के चमकदार चाप निकले और उन्हें हवा में ही चीर डाला। कुछ तोप वाहक फट गए, कुछ मलबे में तब्दील हो गए, जबकि कुछ पल भर में ही भाप बनकर उड़ गए। कुछ स्ट्राइकर पॉड, जिनकी दिशाएं बेतरतीब और अस्थिर थीं, किसी तरह अवरोध को भेदने में कामयाब रहे, लेकिन प्रवेश करते ही उनके इंजन लड़खड़ा गए और उनके बाहरी आवरण में आग लग गई, क्योंकि जुपिटर के घने वातावरण ने उन्हें कीड़ों की तरह भट्टी में खींच लिया। अंत में उनमें से कोई भी सतह तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका। डेवियन ने पलकें नहीं झपकाईं, वो बस वहीं खड़ा रहा और देखता रहा। पहली लहर 100% नुकसान, रेन्ना ने स्तब्ध होकर बुदबुदाया, क्योंकि हालांकि उसे इस परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कम से कम कुछ जहाज सुरक्षित रूप से सतह तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई नहीं हुआ। अब हम क्या करें, श्रीमान? उसने पूछा। तभी डेवियन ने एक गहरी आह भरी। अब हम उनके ग्रह के बाहर डेरा डालते हैं और पहली फुटेज को घर वापस भेजते हैं, जिसमें हमारे बेस शिप उनके वायुमंडल के बाहर डेरा डाले हुए होते हैं। केंद्रीय कमान को आज इसी से काम चलाना होगा। कल हम उनकी रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए नकली विमानों की एक और लहर भेजेंगे। यह एक ऐसा युद्ध है जो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, रेन्ना। युद्ध के इस चरण में कोई विजेता या हारने वाला नहीं है, बस संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। आज हमने कुछ सैनिक और कुछ जहाज खो दिए, जबकि उन्होंने उस ढाल को शक्ति प्रदान करने के लिए लाखों माना स्टोम खो दिए। देखते हैं हम में से पहले किसका खून बहता है, डेवियन ने कहा और मुड़कर कमांड स्टेशन से चला गया। इसी बीच जुपिटर ग्रह की सतह पर नीचे कल्ट सैनिकों के लिए एक उत्सव का माहौल था, जो हर बार दुश्मन के जहाज के नष्ट होने पर जोर जोर से जयकार करते थे। आकाश आतिशबाजी की तरह जगमगा उठा। हर असफल प्रवेश प्रयास के साथ दिव्य ऊर्जा के चाप फूट रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक पोत ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, जल रहे थे या पूरी तरह से मिट रहे थे। पुरुषों ने ताली बजाई, अधिकारियों ने मुस्कुराया, कुछ ने तो इस बात पर शर्त भी लगानी शुरू कर दी कि कितने जहाज माना शील्ड को पार कर पाएंगे। अधिकतर लोगों की शर्त शून्य ही रही। बूम! लगातार 47। एक सैनिक हंसते हुए हवा में मुट्ठी लहराया, क्योंकि एक और विशाल आग शिप पिघले हुए मलबे में तब्दील हो गया। आसमान से धातु की बारिश हो रही है, लड़कों, अपने हेलमेट पहने रहो। एक और ने चिल्लाते हुए अपनी ढाल को चमकते बादलों की ओर उठाया और धातु के टुकड़े ओलों की तरह बरसने लगे। यहां तक कि रक्षा चौकी के लाउडस्पीकर भी पुराने युद्धकालीन राष्ट्रगान बजाने लगे, जबकि दस्ते के कमांडर हाथ बांधकर खड़े थे। वे खुश तो थे, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं थे। उनके लिए ये युद्ध नहीं था, यह एक शानदार शो था। और उस पंथ ने मंच पर अपना दबदबा बना लिया। अध्याय 328, दरार और गहरी होती जा रही है। इस बीच चौथे एल्डर का कार्यालय, ग्रह तिथिया, क्रिस्टल की गोली संगमरमर की मेज के किनारे से टकराई और टकराने पर उसमें दरार पड़ गई, जबकि उसकी टिमटिमाती स्क्रीन पर प्लेनेट जुपिटर से लाइव फीड प्रदर्शित होती रही। चौथे एल्डर वहीं जम गए। उनकी उंगलियां बगल में फड़फड़ा रही थीं, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक जहाज को माना शील्ड से टकराकर विस्फोट होते देखा। उन्हें जो रिपोर्ट मिली थी वह संक्षिप्त थी। फुटेज में दिखाए गए दृश्य कुल मिलाकर उस पंथ के लिए सकारात्मक थे, हालांकि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह बेहद दुखद था। धर्मी गुट ने हमला कर दिया था और उन्होंने जोरदार हमला किया था।
महज 2 दिन पहले ही वो परिषद के सामने खड़ा हुआ था और प्रथम बुजुर्ग की चेतावनियों को ये कहकर खारिज कर दिया था कि वे महज खोखले शब्द हैं। उन्होंने प्रथम बुजुर्ग पर भय फैलाने और संसाधनों को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। पर अब मोर्चे पर आग भड़क उठी थी और इस वजह से वो पूरी तरह से मूर्ख लग रहा था। कदम कदम वह अपने आलीशान कक्ष में धीरे धीरे टहल रहा था। कालीन उसके कदमों की आवाज को दबा रहा था और उसके व्यक्तित्व में क्रोध की ज्वाला उबल रही थी। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सब एक साजिश थी। दूर तक देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हे प्रभु, प्रथम, क्या आपके पास पुख्ता जानकारी थी? क्या आपको पक्का पता था कि यह हमला होने वाला है? और क्या आपने इसे सिर्फ मुझे गिरते हुए देखने के लिए छिपाया था? इस विचार ने उसे अंदर से जहर दे दिया। प्रथम एल्डर द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाए जाने से पहले धर्मी गुट द्वारा हमले की योजना बनाने का कोई पूर्व संकेत नहीं था। और फिर भी पहले बुजुर्ग द्वारा बैठक बुलाने के महज 2 दिन बाद ही हमला हो गया। संयोगवश प्रथम बुजुर्ग द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री आज सुबह ही उन लोगों के साथ पहुंचाई जा चुकी थी जिन्होंने उनकी चेतावनी पर ध्यान दिया था। हालांकि जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया वे अब बिल्कुल मूर्ख लग रहे थे। मोर्चे पर तैनात सैनिकों के साथ साथ जुपिटर ग्रह के नागरिकों के मन में भी आज के बाद प्रथम बुजुर्ग के प्रति एक सकारात्मक छवि विकसित होने की पूरी संभावना थी। वे उन्हें अपना सबसे परोपकारी संरक्षक बताकर उनकी प्रशंसा करेंगे, जबकि परिषद के बाकी सदस्य तुलनात्मक रूप से अपरिपक्व और लापरवाह प्रतीत होंगे। चौथे एल्डर के मन में दृढ़ विश्वास था कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता, और पहले एल्डर ने शायद उसे फंसाया था क्योंकि उसे मात खाने के लिए खुद से नफरत थी। अब मैं बाकी बुजुर्गों के सामने एक मूर्ख और गुस्सैल इंसान जैसा दिख रहा हूं। चौथे बुजुर्ग ने मुट्ठी भींचते हुए और जबड़े को कसते हुए सोचा। अगर यह युद्ध लंबा खींचता रहा और उसे उस मूर्ख के रूप में याद किया गया जिसने इसे नकार दिया, तो परिषद के भीतर उसका प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा, जो प्रथम वरिष्ठ के पद तक धीरे धीरे पहुंचने की उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए विनाशकारी होगा। क्योंकि अगर उसने अभी अपनी गति को बिगाड़ दिया तो शायद उसे 1 दशक तक उसे पदच्युत करने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच प्रथम एल्डर के कार्यालय के भीतर ग्रह तिथिया पर कदम कदम प्रथम एल्डर भी चौथे एल्डर की तरह ही उतने ही गुस्से और तीव्रता से अपने कार्यालय में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि धर्मी गुट इतनी जल्दी हमला कर देगा। ये काफी नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर हमें जुपिटर को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो हमें तोपखाने की और भी ज्यादा ताकत की जरूरत है, प्रथम बुजुर्ग ने गुस्से में मुठियां भींचते हुए सोचा। दूसरे वरिष्ठ व्यक्ति के पास पंथ के भीतर सबसे बड़ी भट्टियों का नियंत्रण था और युद्ध के समय अग्रिम मोर्चों को गोला बारूद की आपूर्ति करना उनका कर्तव्य था। हालांकि चौथे एल्डर की मूर्खता से दूसरे एल्डर काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आपातकालीन बैठक के बाद अग्रिम मोर्चे पर हथियार न भेजने का फैसला किया। छी, बेवकूफ, प्रथम बुजुर्ग ने अपनी जीभ से एक आवाज निकाली और टहलना बंद कर दिया। खिड़की के शीशे पर अपनी हथेली रखकर उन्होंने तिथिया के शांत क्षितिज को देखा। शहर का नजारा मिश्रित आकार के सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था, शांत और उस पागलपन से बेखबर जो कुछ सौर मंडल दूर शुरू हो चुका था। कोई युद्ध नहीं है। अगर हम बिना सबूत के ही चीजों के बारे में सिद्धांत बनाने जा रहे हैं तो मेरा सिद्धांत यह है कि सही गुट हमला नहीं करेगा। चौथे एल्डर की घमंडी आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। आप परिषद को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड फर्स्ट। तुम बूढ़े हो रहे हो, और साथ ही साथ शंकालू भी, उस मूर्ख ने जो कहा था उसे याद करते हुए प्रथम बुजुर्ग अब गुस्से से अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाए। उस कमीने ने सबके सामने उसे नीचा दिखाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके वर्षों के ज्ञान को नकार दिया और उसकी चेतावनियों को बुढ़ापे की डर फैलाने वाली बातें बताकर खारिज कर दिया। पर अब चौथे एल्डर का आत्मसंतुष्ट चेहरा शायद बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था, शर्म से लाल हो गया था क्योंकि जुपिटर से सुर्खियां लगातार आ रही थीं। और यद्यपि प्रथम बुजुर्ग का एक हिस्सा जायज गुस्से से जल रहा था, फिर भी वह अपने द्वारा महसूस की गई थोड़ी सी राहत से भी इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक अजीब तरीके से इस हमले ने उसे सही साबित कर दिया था। जुपिटर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, माना शील्ड मजबूती से टिकी रही, घेराबंदी तोड़कर अंदर पहुंच पाने वाली तोपों को भी आसानी से नष्ट कर दिया गया और पंथ के सैनिक सतर्क थे और इस हमले के लिए तैयार थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन जीत का दिन था। यह एक चेतावनी भरी गोली थी, एक संभावित लंबे युद्ध की शुरुआत। हालांकि जुपिटर के पूरी तरह से नष्ट होने का कारण वो व्यापक हमला नहीं था, जो कि बहुत संभव था। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद बाकी लोग जाग उठेंगे, पहले बुजुर्ग ने सोचा, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि परिषद के जिद्दी लोग आज के हमले की फुटेज देखने के बाद आखिरकार जाग उठेंगे और मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें दोबारा इस तरह की मोहलत नहीं मिलेगी।
आज की तारीख में भी वे सीमावर्ती ग्रहों की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं और युद्धकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि अगर वे अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं करते हैं और न्यायप्रिय गुट को बेवजह चुनौती देना जारी रखते हैं, तो वे निश्चित रूप से अपने ही पतन के सूत्रधार होंगे। यही कारण है कि मैं चौथे एल्डर के उम्मीदवार को अगला ड्रैगन नहीं बनने दे सकता। उस मूर्ख में न तो संयम है और न ही इतनी समझदारी कि वो ये जान सके कि इस पंथ के लिए दीर्घकालिक रूप से सबसे अच्छा क्या है। वो उग्र स्वभाव का है और अपने कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं करता। उसे लगता है कि परिषद कक्ष के अंदर जोर से चिल्लाने से वो सही साबित हो जाएगा, लेकिन जब असल में खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा था, तब उसमें उसे भांपने की दूरदर्शिता नहीं थी। अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति परिषद का नेतृत्व करने लगा, तो सिर्फ झुककर ही नहीं गिरेगा, हम सब गिरेंगे, प्रथम एल्डर ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि यही वो आखिरी बात थी जिसकी उन्हें खुद को ये समझाने के लिए जरूरत थी कि चौथा एल्डर परिषद में तर्कसंगत आवाज बनने के लायक नहीं है और उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। अध्याय 329 शिकारी लियो के दृष्टिकोण से समय स्थिर दुनिया। जब लियो सम्मेलन में प्रवेश किया था तब उसकी मानसिकता उससे बिल्कुल अलग थी, और जब वह सम्मेलन से बाहर निकला तो उसकी मानसिकता उससे बिल्कुल अलग थी। वो एक झिझकते और टूटे हुए इंसान के रूप में सुरंग में दाखिल हुआ था, लेकिन उससे एक आत्मविश्वासी योद्धा बनकर निकला। आसपास के भूगोल की स्पष्ट समझ और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर लेने के बाद लियो ने सक्रिय रूप से शिकार करने के लिए जानवरों की तलाश शुरू कर दी और हर मुठभेड़ का उपयोग अपने मानव हृदय को उसकी सीमाओं के करीब पहुंचाने के तरीके के रूप में किया। वो लापरवाह नहीं हुआ और न ही उसने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर पर हमला करना शुरू किया, बल्कि उसने हर कदम पर सतर्कता बरती और खतरे की पूरी तरह से जांच किए बिना कभी भी सुरंग में प्रवेश नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसे अलौकिक स्तर से नीचे का कोई जानवर दिखाई देता, वो तुरंत उसे मौत के लिए चिन्हित कर लेता, क्योंकि वह ठंडे सटीक ढंग से उनका पीछा करता, उन पर घात लगाता और उन्हें मार डालता, हर हत्या के साथ अपनी सहज प्रवृत्ति और अपनी शक्ति दोनों को परिष्कृत करता जाता। जब समय स्थिर दुनिया का मनोवैज्ञानिक भय उसके लिए फीका पड़ने लगा, तो उसने इस दुनिया के सभी अनूठे अनुभवों और विशेष रूप से शिकार के अवसरों का आनंद लेना शुरू कर दिया। आज मैंने दूसरा विशालकाय चट्टानी भरिंग देखा है, लियो ने सोचा, और चुपचाप उस विशालकाय चट्टानी भरिंग का पीछा किया जो सुरंगों के जाल से होते हुए अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था। अगर उसकी सोच अभी भी पुरानी होती, जिसमें वो इस दुनिया के हर राक्षस को घिनौना और बेहद खतरनाक मानता था, तो शायद उसे इस चट्टानी भरिंग से लड़ने से बचने के लाखों कारण मिल जाते। लेकिन उसकी मानसिकता बदल जाने के बाद उसने इसे एक घृणित राक्षस से कहीं अधिक एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखा। रॉक बीटल के शरीर पर मौजूद गहरा काला कवच इतना सख्त था कि आज उसका सामना जिस पहले रॉक बीटल से हुआ, उसे मारने की कोशिश में उसने 2 खंजर तोड़ दिए, और वह तो इसके मुकाबले आधे आकार का ही था। यह एक भयानक प्राणी था जो पत्थर जैसी कठोर खोल की मोटी प्लेटों से ढका हुआ था, जिसके जोड़ों के बीच से गंदा हरा मवाद टपक रहा था और उसकी हर हरकत के साथ एक मोटी दुर्गंध चिपकी हुई थी। इसके जबड़े आसानी से हड्डियों को कुचल सकते थे और इसकी चीख इतनी तेज थी कि कमजोर जानवर बिना लड़े ही भाग जाते थे। समय के ठहराव से भरी दुनिया में यह विकसित हो गया था, या यूं कहें कि विकृत हो गया था, उस चीज से कहीं अधिक घृणित रूप में जो पुराने जीव जंतुओं के ग्रंथों में वर्णित थी। फिर भी लियो को घृणा नहीं हुई, बल्कि जब भी उसका सामना किसी ऐसे जीव से हुआ तो उसे मारने के अवसर से वो उत्साहित हो गया। धड़कन धड़कन उसका दिल एक स्थिर लय में धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि एकाग्रता से, जैसे ही वो सुरंगों के माध्यम से एक शिकारी की तरह उसका पीछा कर रहा था, उसकी सुस्त गति और सतर्कता की कमी का अवलोकन कर रहा था। भरिंग की मोटी खाल ने उसे शिकार करने का आत्मविश्वास दिया होगा, हालांकि उसकी इंद्रियां निश्चित रूप से उतनी तेज नहीं थी, क्योंकि उसने लियो को कुछ ही कदम पीछे रेंगते हुए नहीं देखा, नहीं उस तरीके को देखा जिससे लियो उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था कि वो किस सुरंग में जाएगा। और फिर इसने एक गलती कर दी। यह एक संकरी सुरंग में घुस गया, जो इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि इसका शरीर उसमें से मुश्किल से निकल सके। और यहीं पर जब उसके जबड़े आगे की ओर जकड़े हुए थे और जानवर मुड़ने या घूमने में असमर्थ था, लियो को हमला करने का अवसर मिला। वह खामोश कदमों से सुरंग में घुस गया, भरिंग के पीछे छिप गया और अपने पैरों के पीछे मौजूद माना की तीव्र शक्ति से खुद को आगे की ओर उछाल दिया। खटखट उसका पहला प्रहार सटीक था, लेकिन बेकार साबित हुआ। खंजर एक तेज आवाज के साथ कवच से टकराया और उछल गया। टक्कर के निशान पर एक पतली सी खरोंच थी, बस इतना ही। चीख! तारानकन वो जानवर घबराहट में चीखने लगा, अपनी गति बढ़ा दी और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। हालांकि लियो ने उसे बिना खरोंच लगे भागने नहीं दिया। शिंग! तारानकन शिंग! तारानकन वो बार बार एक ही जगह पर जोर से मारता रहा,
छटपटाते हुए जीव की पीठ को पकड़े रहा क्योंकि वो उसे झटकने की कोशिश कर रहा था। उसके अंग सुरंग की दीवारों से टकरा रहे थे और उनके चारों ओर धूल और चट्टानें उड़ रही थीं। चलो चलो, लियो ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया और फिर उसने जानवर की पीठ पर एक और वार किया, फिर एक और फिर एक और। फिर अपनी सारी शक्ति को तलवार में समाहित करके और सारा दबाव एक ही दरार पर केंद्रित करके उसने किल स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया। एक धीमी सी ऊर्जा की लहर खंजर के शरीर में दौड़ गई और वह गहराई तक घुस गया, अंततः कवच को भेदते हुए। भरिंग ने एक तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर उसके नीचे कांप रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियो ने तलवार को घुमाया और उसके शरीर के अंदर मौजूद माना चार्ज को विस्फोटित कर दिया, और एक धीमी सी बूम की आवाज के साथ उसने एक ही हमले में उस जानवर के आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। धड़ाम भरिंग उसके सामने गिर पड़ा। उसके जबड़े अभी भी आगे की ओर फड़फड़ा रहे थे और उसके मुंह से तेजाब टपक रहा था, लेकिन ये सब व्यर्थ था। उसके आंतरिक अंग क्षत विक्षत हो चुके थे और पिछले पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। वो प्राणी हिल-डुल नहीं सकता था। वो बस वहीं पड़ा रहा, अपनी धीमी और दर्दनाक मृत्यु का इंतजार करता रहा, जबकि लियो उसके ऊपर एक विजेता की शांत मुस्कान के साथ खड़ा था। मर जा, जानवर, मर जा, वो अपने पैरों के नीचे उसे तड़पते हुए देखकर धीमी आवाज में बुदबुदाया। और उसी क्षण, बस एक पल के लिए, उसने इसे देखा। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की नई आभा लिपटनी शुरू हो गई। ये पल भर के लिए ही रहा, और आसपास के नीले माना क्रिस्टल की हल्की चमक में वो इसके सटीक रंग के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सका, लेकिन उसे ये खून जैसा लाल दिखाई दिया। खून जैसा लाल रंग, क्या यह मेरी हत्या करने की मंशा हो सकती है? उसने सोचा। उसकी नजरें अपने हाथों पर टिक गईं। वह आभा गायब हो गई थी, फिर भी वह अपनी हथेलियों को घूरता रहा, उस लिंगरिंग शांति में जवाब खोजने की कोशिश करता रहा। और वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसका यकीन बढ़ता गया। उस क्षण उसने एक ही भावना का अनुभव किया था, कच्ची, बिना किसी रोक टोक के रक्तपात की प्यास, हत्या करने की इच्छा। और अगर उसकी प्रवृत्ति सही थी, तो उसने अभी अभी अपनी हत्या की मंशा की अभिव्यक्ति देखी थी, वो दूसरा आभा रंग जिसे उसने जागृत किया था। मुझे आश्चर्य है कि सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स इस बारे में क्या कहता है, लियो ने सोचा, और उसने तुरंत ध्यान पुस्तिका और एक टॉर्च निकाली ताकि वो पढ़ सके कि इस स्थिति के बारे में उसमें क्या लिखा है। अध्याय 330, समय अंतराल 1। समय ठहर गया संसार, एक अज्ञात भूमिगत सुरंग। लियो के दृष्टिकोण से जैसे ही लियो ने कोडेक्स खोला, उसके पन्नों पर एक नया पाठ प्रकट होने लगा, जो उसकी टॉर्च की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। अब आपको दूसरी झलक दिखाई दे रही है। ग्रेटर दैन, खून जैसा लाल रंग, वर्चस्व और विनाश की प्राचीन प्रवृत्ति से जन्मा। ये शुद्ध हत्या की मंशा का रंग है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी संवेग के। एक ऐसी शक्ति जो भावनाओं से परे है, और एक ऐसी तीव्र मंशा है जो आपके आसपास की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ देती है। निराशा के विपरीत, जो आंतरिक रूप से आभा को धूमिल कर देती है। हत्या का इरादा बाहर की ओर फैलता है। यह आपके परिवेश को प्रभावित करता है। यह निशान, घाव और दबाव छोड़ जाता है। आपने ये रंग इसलिए नहीं देखा क्योंकि आप मारना चाहते थे, बल्कि इसलिए देखा क्योंकि आपका इरादा यही था। इस अंतर को पहचानें, इस पर नजर रखें, अध्ययन करें कि शांत रहने पर यह कैसे स्पंदित होता है, जब आप घिरे होते हैं तो ये कैसे तीव्र हो जाता है, और जब संदेह हावी हो जाता है तो ये कैसे फीका पड़ जाता है। इसके उतार चढ़ावों का मानचित्रण करके ही आप इसे मोड़ना सीख पाएंगे, इसे छुपाना, इसे छिपाना, या इसे किसी भी हथियार से अधिक तेज धार वाले ब्लेड में बदलना। शब्द धुंधले पड़ गए, लेकिन लियो की निगाहें खाली पन्ने पर टिकी रहीं। इस बात को संहिता में स्वीकार किए जाने का अर्थ यह है कि उसने इसकी कल्पना नहीं की थी। खून जैसी लाल चमक असली थी, तो अब दो हो गए, मैरून और खून जैसा लाल, हताशा और जान से मारने की इच्छा। उसने धीरे से कोडेक्स को बंद करते हुए सोचा और अपनी खुली हथेली को घूरने लगा। वो किसी तरह 7 मौलिक आभा रंगों में से 2 को पहचानने में कामयाब हो गया था, हालांकि उनके बारे में उसकी समझ सीमित थी। कोडेक्स ने मुझे अपनी हत्या करने की मंशा का अवलोकन करने को कहा था। यह मेरे परिवेश के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती है, जब मैं केवल मारना चाहता हूं और जब मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूं, तो ये कैसे बदलती है, और जब मेरे मन में संदेह घर कर जाता है, तो ये कैसे बदल जाती है। लियो ने कोडेक्स द्वारा दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए जोर से बुदबुदाया। फिलहाल वो केवल छाया को ही देख पाया था, लेकिन वो अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में ये कैसे बदलती रहती है। अपनी हत्या करने की मंशा पर वास्तविक समझ हासिल करने से पहले उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। नियंत्रण हासिल करने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसकी उसने अभी शुरुआत ही की थी। लियो के लिए 200 दिन बहुत जल्दी बीत गए,
उसे अंतहीन सुरंग प्रणाली से बाहर निकलने और एक बार फिर सतह पर पहुंचने में इतना समय लगा। इस दौरान उनके शरीर में काफी बदलाव आए। उसकी मांसपेशियों का घनत्व काफी बढ़ गया था, जबकि उसकी मानक क्षमता और मंत्रों का उत्पादन अब लगभग 50% अधिक था जब उसने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया था। समय स्थिर दुनिया की सघन समृद्ध माना ऊर्जा ने उसके रक्त को अंदर से बाहर तक पुनर्निर्मित कर दिया था, जिससे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका मजबूत, बड़ी और अधिक कुशल हो गई थी। उसे यह बात समझने में थोड़ा समय लगा। शुरुआत में सुधार सूक्ष्म था, जैसे कि उसकी सहन शक्ति, रिकवरी दर और धीरज में मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य बदलाव, लेकिन समय के साथ माना हॉट से समृद्ध शरीर के प्रभावों को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। उसके माना सर्किट, जो कभी तीव्र गति से प्रवाहित होने पर प्रतिरोध और तनाव का सामना करते थे, अब लगभग घर्षण रहित महसूस होते थे। वे सूक्ष्म दोष जो पहले उसके मंत्रोच्चार को धीमा कर देते थे, अब दूर हो गए थे, माना हृदय के निष्क्रिय कार्य द्वारा परिष्कृत होकर। यदि पहले वो पूर्ण निपुणता के साथ 0.8 सेकंड में वैनिश को सक्रिय कर सकता था, तो अब वो इसे 0.4 सेकंड में कर सकता है। इसे अभी भी उसी श्रेणी में रखा गया था, लेकिन व्यवहार में अंतर बहुत बड़ा था। आमने सामने की लड़ाई में वह एक पल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था, और उसकी सभी क्षमताओं के प्रयोग के समय में भारी वृद्धि के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ था। और फिर भी अपनी शारीरिक क्षमताओं और कौशल में इतनी प्रगति करने के बावजूद अगर कोई एक क्षेत्र था जहां उसने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, तो वह सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स था, क्योंकि उसने पहले से ही उजागर किए गए रंगों से परे कोई प्रगति नहीं देखी। पिछले 200 दिनों में उसने एक भी नया रंग नहीं देखा था, क्योंकि उसकी हत्या की मंशा का खूनी लाल रंग ही एकमात्र आभा थी जिसे उसने मैरून के बाद देखा था। पिछले 200 दिनों में उसने इसे अपने चारों ओर 3 बार और चमकते हुए देखा था, और एक दुर्लभ अवसर पर उसने एक ऐसे जानवर पर अपनी आभा का हल्का सा निशान भी देखा था जिसे उसने अभी अभी मारा था, मानो कोई छाया अपने स्रोत तक नहीं पहुंच पाई हो। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था, कोई नए रंग नहीं, कोई नई अंतर्दृष्टि नहीं, क्योंकि उसने जो रक्तमय लाल रंग देखा था उसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसकी मानसिक स्थिति ने उसके हत्या के इरादे को कैसे प्रभावित किया। वो ग्रंथ निराशाजनक रूप से शांत रहा, उसकी सतह पर कोई नया पाठ प्रकट नहीं हुआ, चाहे लियो ने कितनी ही बार उस पुस्तिका को खोला हो। लेकिन फिर भी लियो नहीं रुका। हर उस जानवर का शिकार, हर उस सांस के साथ जो उसने ग्रहण की, हर उस भावना का जो उसने महसूस की, चाहे वह खुशी हो, नफरत हो, प्यार हो या चिंता, वो अपने शरीर में किसी नए रंग के संकेतों की तलाश करता रहा, क्योंकि भले ही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो किसी चीज के करीब पहुंचता हुआ महसूस कर रहा था। फिलहाल उसे ये तो पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वो सही रास्ते पर है। और इस तरह लगभग 7 महीने तक धरती के नीचे रेंगने, शिकार करने, प्रशिक्षण लेने और मजबूत होने के बाद जब उसने अंततः एक बार फिर मंद भूरे नारंगी आकाश को देखा, तो वह अपने शरीर में खुशी की एक छोटी सी अनुभूति को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि सतह तक की यात्रा बेहद कठिन रही थी। मैं आखिरकार सतह पर वापस आ गया हूं। लियो ने बुदबुदाते हुए गोधूली आकाश की ओर देखा और राहत की सांस ली। तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। कुछ क्षणों के लिए उसने अपने शरीर को आसमानी नीले रंग से घिरा हुआ देखा। ये चमकीला और हल्का था, लेकिन ये प्रकट होते ही लगभग उतनी ही तेजी से गायब हो गया जैसे ही यह गोधूली आकाश में विलीन हो गया। एक नया रंग, लियो ने आश्चर्य से कहा और अपने पूरे शरीर पर आसमानी नीले रंग के निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रंग गायब हो गया था और उसने जो देखा था उसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स से प्रमाण प्राप्त करना था, और उसने ठीक यही किया जब उसने पुस्तक को फिर से खोला।